हेलो बच्चों, इफ़ यू आर जेई 2028 एस्पिरेंट्स तो इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। आपको बहुत सारी इनसाइट ऐसी मिलेंगी जो आपको प्रिपरेशन को स्मूथ रखने में आपकी हेल्प करेगी एंड जो भी आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक यू विल बी एबल टू गेट। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा। सबसे पहले ब्रीफली आई विल टॉक अबाउट जेई एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे एग्जामिनेशन होता है उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं है। सेकंड, आई विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थॉट कि हमें प्रिपरेशन करते समय क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, ताकि अगर मेरे को पहले से पता है कि ये दिक्कत आ सकती है, ये पॉइंट होगा, तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर टू डील विद इट। बिकॉज जो प्रिपरेशन है वो डेफिनेटली स्मूथ तो नहीं होने वाला है। अप्स एंड डाउन्स उसमें आएंगे, कभी आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा, कभी यू विल बी फीलिंग लो। बट जो भी प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं वो आपकी ही एज के हैं, तो उसमें से जो अपनी नर्व्स को होल्ड करके लास्ट तक मेहनत करता रहेगा, ही विल बी एबल टू गेट ए गुड रैंक। उसके बाद प्रिपरेशन विद कंपटीशन, इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट प्रिपरेशन विद कंपटीशन तो वो कैसे कर सकता है उसके बारे में आई विल डिस्कस। देन हु शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन नाउ, बिकॉज अभी यू विल बी स्टडिंग इन 10th। तो अगर आपका 10th का सिलेबस हो गया है तो जो आपको एज मिला है बाकी लोगों के ऊपर और बोर्ड की अगर आपको चिंता नहीं है तो आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करना चाहिए। प्लस और किस टाइप के बच्चे हैं जो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना स्टार्ट कर सकें। देन आई विल टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ द प्रिपरेशन, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फॉर IIT जेई मैथमेटिक्स फॉर पास्ट से 24 ईयर्स। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, उनकी जर्नी को देखा है। बिल्कुल टॉप रैंक पे भी देखा है, मिडिल रैंक पे भी देखा है, लोअर रैंक पे भी देखा है। ऐसे ही बच्चों को देखा है जिनका 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रैंक आया है। तो उस जर्नी से मेरे को क्या लर्निंग हुआ है उसके बारे में आई विल टॉक आउट कि बच्चों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन जो भी बच्चा प्रिपेयर करना स्टार्ट करने वाला है। कोर्स फीचर ऑफ द प्रथम स्टार, देन वी विल डिस्कस कि प्रथम स्टार क्यों बाकी कोर्सेज से अलग है और ये आपको कैसे एज देता है आपकी प्रिपरेशन में। देन इन लास्ट आई विल टॉक अबाउट वाई कॉम्पिटिशन। इसके बाद आई विल ऑल्सो टेक ए स्लाइड फॉर ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, क्योंकि ये भी बच्चों के दिमाग में डायलेमा रहता है, उसके बारे में भी आई विल से। तो सबसे पहले जेई का जो एग्जामिनेशन है उसको हम बोल सकते हैं दो फेजेज में होता है। पहले को जेई मेंस बोलते हैं, दूसरे को जेई एडवांस बोलते हैं। जेई मेंस में यू विल बी हैविंग 2 एग्जामिनेशन, और एक जनवरी के लास्ट में होता है 20 से 30 के बीच में, और दूसरा अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज में होता है। तो ये दोनों एग्जामिनेशन में आप एक भी दे सकते हो, दोनों भी दे सकते हो। दोनों अगर आपने दिए हैं तो उसमें से बेस्ट स्कोर आपका काउंट होगा। ये जो स्कोर है, इस स्कोर के बेसिस पे यू कैन गेट एडमिशन इनटू बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज, IITs को छोड़ के। NITs हो गए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, हर राज्य का अपना एक होता है, और बहुत सारे कॉलेजेस और भी हैं, IIIT हैं, GFTI है, और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। उनमें यू कैन गेट द एडमिशन। उसके अलावा और कोई एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है उन सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए। बाकी अगर आपको IITs में जाना है तो आपको एक दूसरा चरण भी पास करना होगा, जिसको हम जेई एडवांस एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो जो जेई मेंस है वो एज ए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बन जाता है जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए। मतलब जेई एडवांस का एग्जामिनेशन देने के लिए आपको मेंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अच्छा, मेंस में आपको 3 घंटे का एक पेपर देना है, मतलब जनवरी में एक 3 घंटे का पेपर होगा, अप्रैल में एक 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें PCM तीनों ही पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और इसमें से लगभग 10-12 लाख बच्चे के आसपास इसको एग्जाम को देते हैं अभी। उसमें से लगभग शुरू के 2-2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई करते हैं वो एडवांस का एग्जामिनेशन देने के लिए। तो जो एडवांस का एग्जामिनेशन है वो आपको वापस 6 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 3-3 घंटे के 2 एग्जामिनेशन होता है, एक ही दिन में होता है। और इसमें जो बच्चों का रैंक आता है उसके हिसाब से IITs अलॉट होता है। जैसे आपने IIT दिल्ली वगैरह का नाम सुना होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई हो गया, कानपुर हो गया, खड़गपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया। तो उन IITs में एडमिशन के लिए आपको ये दोनों एग्जाम देना पड़ेगा। ऑफकोर्स एडवांस का डायरेक्टली एग्जाम नहीं दे सकते, वो मेंस के थ्रू ही होता है। तो आई होप एक बेसिक आइडिया सबको लग गया होगा। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू थॉट। सबसे पहले जो हमारा मेंटल मेकअप है वो थोड़ा सा सही पर्सपेक्टिव में लाना जरूरी है कि अभी तक जो मैक्सिमम बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे होंगे वो किसी ना किसी वे में अपने स्कूल में या अपने जैसे बोलते हैं ना सिटी के अंदर वो टॉपर्स के अमंग ही रहे होंगे। तो उनका मेंटल सेटअप ये होता है कि टॉप करना। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जब आप जेई की तैयारी करोगे तो यू विल बी कंपीटिंग विद टॉपर्स। ठीक है, तो पहला तो वो है कि ऐसा नहीं कि जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा आदत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को शौक लगता है कि क्लास में मान लिया किसी किसी भी जगह पे अगर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, मान लिया 50 बच्चे क्लास में, उसका रैंक 35 आ गया, तो उसे लगता है कि आज तक मेरे साथ ऐसा ही नहीं हुआ, मैं हमेशा टॉप 3 में रहा हूँ। तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि दिस इज अ पूल जो पूरे देश की क्रीम है, उसके साथ यू आर ट्राइंग टू कम्पीट, बट दैट डज नॉट मीन यू विल नॉट बी एबल टू गेट बेटर रिजल्ट। अगर आपका रिजल्ट खराब आ रहा है तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अपनी प्रिपरेशन के बेसिक्स को सही करोगे, तो धीरे धीरे यू विल बी इंप्रूविंग। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि डिमोटिवेटेड होकर एफर्ट मारना छोड़ देते हैं, बीच में प्रिपरेशन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल होते हुए भी वो एक अच्छी सीट नहीं ले पाते। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि वो जो
मेंटल मेकअप है कि हिकअप आ सकते हैं, मतलब बट अगर आप लगातार पढ़ाई करोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, डिसिप्लिन के अंदर पढ़ाई करोगे, तो यू कैन गेट देयर। सेकंड थिंग, डू नॉट टेक प्रिपरेशन लाइटली एंड साइमल्टेनियसली। जैसे बहुत सारे बच्चों को बोर्ड तक ऐसे पढ़ने की आदत होती है कि वो खेलते रहेंगे और बिल्कुल पेपर से 1 महीने पहले आके उन्होंने ढंग से प्रिपरेशन किया है, 90% मार्क्स ले आए। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो प्रिपरेशन है दैट इज़ वेरी इंटेंस। अच्छा, जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, जो एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट है, उन बच्चों ने ही बनाया है, क्योंकि ये सारा रिलेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे जो बेंच मार्किंग है वो रिलेटिव है। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर आपने 90% ले आए तो यू कैन से कि मेरे 90% मार्क्स आए। यहाँ पे तो आपके मार्क्स चाहे कितने भी आए, अगर आपके टॉप 15,000 के अराउंड आपकी रैंक है, देन यू विल बी एबल टू गेट ए सीट इन IITs। चाहे मार्क्स कुछ भी हो, चाहे वो 30% पे आ रहे हों, चाहे 60% पे आ रहे हों, डिपेंडिंग अपॉन के पेपर कितना डिफिकल्ट है। तो ये वाली चीज़ का मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें प्रिपरेशन लाइटली नहीं लेना है, आपको डिसिप्लिन वे में पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि कुछ कुछ पैचेस में मेहनत करने से काम चल जाएगा, दैट विल नॉट डू। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं मेरा एक्स सब्जेक्ट इज़ वेरी गुड, तो उसका एक बेसिस ये भी हो सकता है कि वो बोलेंगे मेरे तो इसमें हमेशा 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो बोर्ड की पढ़ाई है 10th तक, उसमें काफ़ी कुछ जो पैटर्न है वो प्रिडिक्टेबल सा होता है, और चीज़ों को विदाउट समझे हुए रट रट के भी बहुत सारे बच्चे अच्छा मार्क्स ले आते हैं। यहाँ पे वो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसा होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है रादर देन प्लेन मगअप। ऑफकोर्स यहाँ पे भी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, फॉर्मूले वगैरह याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर है उसका एक एलिमेंट टाइम भी है, मतलब नॉलेज के साथ साथ एक एलिमेंट टाइम भी है। टाइम के अंदर आपको परफॉर्म करना होता है, तो काफ़ी चीज़ें हमें याद भी रखनी पड़ती हैं ताकि हम इंस्टेंटली उसको यूज़ कर पाएँ, और कैलकुलेशन को कट करने के लिए, टाइम को कट करने के लिए। बट यहाँ पे मेन फोकस हमारा समझने पर रहेगा। ये मैंने इसलिए बोला कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा तो फिजिक्स बहुत ही अच्छा है, और IIT जेई में हो सकता है कि दे विल बी स्ट्रगलिंग विद फिजिक्स। तो ऐसा फेज भी आएगा, तो उसके लिए मेंटली तैयार रहें। अगर आप पहले से तैयार हो कि ऐसा हो सकता है, तो यू विल बी पुटिंग योर एफर्ट्स बिकॉज यू विल बी काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट। तो हमें बहुत ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मतलब जैसे होता है डिस्ट्रैक्ट होने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। वी विल बी वर्किंग अपॉन इट एंड वी विल बी मेकिंग इट बेटर। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग का मैंने बात कर दिया कि रटने से काम नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए। एम आई लेट? तो डेफिनेटली नॉट। 11th एंड 12th आर मोर देन सफिशिएंट टू गेट एनी काइंड ऑफ रैंक इन जेई, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन। मतलब अगर उसमें हम डिसिप्लिन वे में पूरे 2 साल ना पढ़ के कुछ कुछ पैचेस में पढ़ाई करें, तो डेफिनेटली इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ये मैंने इसलिए बोला कि कुछ बच्चे 9-10 से भी स्टार्ट कर देते हैं, तो जो बच्चा अभी स्टार्ट करेगा उसको ये लगेगा कि बाकी कंपैरिजन में पीछे हूं। तो ऐसे कुछ नहीं है। अगर आप अभी वाला टाइम, ऑफ कोर्स अब जो आपके पास विंडो है वो टाइम का थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं टाइट विंडो है, इसको पूरे दिन हमें ढंग से यूटिलाइज करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए, बट अगर आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करोगे 1-2 साल, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट टॉप 100 रैंक, अगर आप मेहनत करते हो तो। प्रिपरेशन विल टेस्ट योर लिमिट। ऑफकोर्स जैसा मैंने बोला कि प्रिपरेशन इज नॉट गोइंग टू बी अ फेरी राइड। ऑफकोर्स अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो उसके लिए रेडी रहें। और जो भी आप कंपीट कर रहे हो, यू आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट द वॉल, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट द पीपल जो आपकी ही क्लास में हैं, जो आपके साथ ही पढ़े हैं, उसी एज ग्रुप के बच्चे हैं। तो इफ दे कैन वर्क हार्ड, यू कैन ऑल्सो वर्क हार्ड। इफ दे आर, जिसे बोलते हैं ना कि कंसिस्टेंट एंड फुल्ली फोकस्ड, यू हैव टू बी लाइक दैट टू compete विद दैट। तो इसलिए इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी केक वॉक। ये हमें समझ में आना चाहिए। हमेशा हर चीज़ में बैलेंस्ड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज़ वेरी मच नेसेसरी। स्मार्ट वर्क का मतलब यह है कि अगर हम बहुत गलत जगह पे स्टार्ट कर दें हार्ड वर्क करना, तो हो सकता है इट विल नॉट बियर फ्रूट्स, और हमारा बहुत सारा क्रूशियल टाइम वेस्ट हो सकता है, जो हमें रैंक हमारे पीछे खींच ले, या जिसको हम बोलते हैं कि सिलेक्शन ही रोक दे। इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो हमें जिसे बोलते हैं ना कि एक काइंड ऑफ एनालिसिस हमारा हर समय ऑन रहना चाहिए। एनालिसिस मोड हमारा ऑन रहना चाहिए कि जो हम करें वो क्या सही है, क्या दिस इज द ऑप्टिमम वे ऑफ प्रिपरेशन। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, बिकॉज आज की डेट में जो कोर्स है वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो गया। थ्योरेटिकल बेस तो सेम ही है, बट IIT जेईई इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। आपको देखे दिखाए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हर साल नए क्वेश्चन आएंगे। तो वो जो नए क्वेश्चन है, नई मैनिपुलेशन है, नए पैटर्न्स है, वो हमारे कोर्स में ऐड होता चला जाता है। तो थ्योरी भले ही सेम है, ऑफकोर्स आज से 20 साल पहले जो थी अभी भी वही है, बट ये जो एक्स्ट्रा जो बर्डन हमारा एक्सपोजर के टर्म्स में आ गया, हमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन का हमें एक्सपोजर होना चाहिए, ताकि उस लिमिटेड टाइम के अंदर हमें परफॉर्म कर पाएँ। ये ठीक है। अगर हम वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम सोचेंगे, केवल थ्योरी से हम कर लेंगे, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो गेट यूज टू लो मार्क्स एंड रैंकिंग। जैसा मैंने बोला कि शुरू शुरू में कुछ बच्चों को जब लो मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, यूजली बोर्ड में तो 90% प्लस की आदत पड़ी होती है, बट यहाँ पे यूल
फाइन के 30% बच्चा जो आईआईटी एडवांस के एग्जाम में ले आता है उसको भी आईआईटी में सीट मिल जाती है, तो वी शुड बी यूज टू इट। उसका मतलब ये नहीं कि हम खुश हो जाएं कम मार्क्स से, बट हमें बहुत ज़्यादा शौक नहीं लगना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शौक की वजह से प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं। दैट शुड नॉट हैपन, बिकॉज डे वन पे सिलेक्शन नहीं होगा, आपने पूरे 2 साल क्या किया है उसके बेसिस पे आपका रैंक या सिलेक्शन होगा। तो इसलिए अगर शुरू में किसी भी तरीके से अगर हमारी स्टार्ट उतनी अच्छी नहीं है तो यू आर सपोज टू वर्क, जिसे बोलते हैं हार्डर एंड कंसिस्टेंटली, तो धीरे धीरे यू विल गेट देयर। अगर हमने शुरू में हाथ छोड़ दिया तो आपका रिजल्ट उसी दिन डिसाइड हो गया। नेक्स्ट, दिस प्रैक्टिस डिसीजन नहीं है, दिस इज रिटन एज प्रैक्टिकल डिसीजन, कि किसी भी काम को करने के लिए, मतलब ऑफ कोर्स आई वुड लाइक कि मेरे को रैंक 1 आ जाए ऑफ कोर्स, बट वी शुड बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, कि जो हमारा एक्सपोजर है, जितना मेरे मैनेज हो रहा है, मैनेज हो पा रहा है इन द गिवन टाइम, उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। मतलब जो हमारे गोल्स हैं वो इस हिसाब से सेट होने चाहिए कि वो अटेनेबल हो, बिल्कुल इम्पॉसिबल से गोल ना हो, अदरवाइज क्या होगा कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो गलत डायरेक्शन में जाएगी। तो इस चीज़ का हम जरूर रखें कि प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ओके, अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन प्रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम कंपटीशन। तो हमारे यूट्यूब चैनल भी है मोहित त्यागी के नाम से, जहाँ पे आपको सारा जो सिलेबस है, जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें, और उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस भी करा रखे हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो जेई के अंदर इंक्लूडेड है, दैट इज देयर इन ऑन दैट यूट्यूब चैनल। अच्छा, बच्चा यूट्यूब चैनल पे जाके डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें अपनी एक ऐप पे भी दे रखा है, और ऐप का नाम कॉम्पिटिशन है। ये ठीक है, वो इसमें मेंशन नहीं है, बट कॉम्पिटिशन ऐप पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके वहाँ पे भी आपको सारे यूट्यूब वाले चीज़ मिल जाएगा, और डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे तो डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चा वीडियो देख रहा है, साइड में कुछ और सजेशन आ गया, उधर चला गया, तो उसका कितना टाइम वेस्ट हो गया उसे पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी के लिए यू कैन गो टू आवर ऐप, दैट इज कॉम्पिटिशन के नाम से ही है। ठीक है, ये नाम है कॉम्पिटिशन, इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगी। वहाँ पे पारस करके एक बैच है, फ्री बैच है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स आपको टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी अपने को टेस्ट करने के लिए, एंड खुद प्रैक्टिस करने के लिए बुक या डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल आता है, जिसको करस्पॉन्डेंस कोर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का आता है, तो दैट यू कैन टेक। ठीक है, ऑफकोर्स इसमें आपको डिसिप्लिन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहने की जरूरत पड़ती है। प्लस ऑफकोर्स जो चैप्टर का सीक्वेंस हो गया, या जो भी टाइम टू टाइम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए अपडेट्स होती हैं, वो हम बच्चों को देते रहते हैं। तो अगर कोई सिंसियरली इसे पढ़ाए तो ही कैन गेट एनी रैंक, एंड एवरी ईयर वी विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ के फाइनली वो सेलेक्ट होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू पेड बैच, अगर आप कंपटीशन के साथ तैयारी करना चाहते हो तो वी आर स्टार्टिंग आर बैच, दैट इज प्रथम स्टार। और जो ये बैच है, ये जेई 2028 में जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये बैच है। और अभी बच्चा 10th में पढ़ रहा होगा, तो ऑफकोर्स अगर आपका बोर्ड वाली टेंशन खत्म हो गई, फ्री बैठे हैं, तो इस टाइम को हम बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन में जैसे मैंने बोला कि शुरू में स्ट्रेस आएगा ही आएगा, तो अगर हम उस स्ट्रेस को 2-3 महीने के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, देन इट विल बी वेरी इजी टू हैंडल दैट स्ट्रेस। तो यही थॉट के साथ वी हैव स्टार्टेड दिस। 10th से 11th मूविंग बच्चों के लिए है। जो बैच का स्टार्टिंग डेट है दैट इज 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। क्लासेज जो है वो इसका, इस बैच का जो 11th वाला पोर्शन है, मतलब हमने कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 11th एंड 12th। तो ये जो प्रथम वाला बैच है केवल 11th के लिए। जब आप 12th में जाओगे तो अगेन यू नीड टू टेक एडमिशन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इसमें आप ऐसा मान सकते हो पहला 50% सिलेबस होगा, विच इज मोर और लेस जो आपके बोर्ड में 11th का जो सिलेबस होगा लगभग वैसा सही होगा। 2-4 चैप्टर ऑफ कोर्स ऊपर नीचे होगा, बिकॉज जेई में जो पढ़ाने का सीक्वेंस है वो थोड़ा सा अलग है। तो जो इसकी 11th क्लासेस वाली जो क्लासेस शेड्यूल होगी वो नवंबर 2026 तक चलेगा, एंड 2026 में यू कैन स्टार्ट 12th का बैच भी हम उसमें स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से आप 12th स्टार्ट कर सकते हो, ताकि 2028 में एग्जाम देने से काफ़ी पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए, जो लास्ट का टाइम है वो आप सॉलिड रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए दे पाएँ। अच्छा, इस बैच का जो एक्सेस रहेगा, एक तो ये होगा कि जो हम क्लास, जो आपको लेक्चर मिलेंगे वो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, तो जो उनकी शेड्यूलिंग होगी, जो हमें क्लास आ रही होगी, ये ठीक है, वो तो नवंबर तक आएगा। बट वंस क्लास इज देयर, ऑफ कोर्स दैट डैशबोर्ड पे आपके अगर एक बार आ गया तो उसका एक्सेस आपको बाद में भी रहेगा, कि आप उसको बाद में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस बैच का जो एक्सेस है वो 2027 में मार्च तक रहेगा। अच्छा, जो बच्चा हमारे प्रथम में एडमिशन लेगा 12th वाले क्लास में, उसको फिर ये बैच 2028 तक उसको एक्सेस रहेगा। ये ठीक है। जो इस कोर्स की फीस है दैट इज 26,900। इसके अंदर जीएसटी वीएसटी सब इंक्लूडेड है ऑफ कोर्स। एंड कोर्स कवर्ड विल बी 11th क्लास सिलेबस फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने बोला जेई पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए लिखा है कि हम ऐसे बोलते हैं 95% के आसपास तो जो बोर्ड में सिलेबस है वही कवर होगा। 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं कि बोर्ड की किताब में वो 12th में और हम उसको 11th में पढ़ा दें, एंड वाइस वर्सा, इस तरह का कुछ चीज़ हो सकता है। जो क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी वो एक दिन में 3 क्लास होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का 1.5 घंटे का। और क्लास ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डेड और शेड्यूल्ड मिलेगा आपको, मतलब एक एक क्लास धीरे धीरे अनलॉक होगा, और एक वीक में
शुरुआत तो अभी 3 दिन से होगी, फिर आगे जाके वो 4 दिन भी हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन के कोर्स का प्रोग्रेस क्या है। ओके, किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, टेट्रा 021 या 74109000, लास्ट में 9019069008। अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी तो आप इससे बात कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए इस बैच में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको फॉलो करके यू कैन रजिस्टर और यू कैन गो टू आवर कॉम्पिटिशन ऐप। जैसा मैंने बोला, वहाँ पे आप प्रथम 26-27 ये प्रथम स्टार 2026-2027 ये वाला बैच सर्च करके आप रजिस्टर कर सकते हो। और वेब पे अगर आप जाना चाहते हो तो i.competition.com पे भी आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हु शुड स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आपका 10th का प्रिपरेशन खत्म हो गया है, देन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। और अगर हमारा आगे का गोल अगर इंजीनियरिंग साइड में जाने का है एंड इफ वी आर सीरियस फॉर आवर प्रोफेशनल कैरियर, तो ये जो टाइम मिला है, मतलब यूजली बच्चे जो जैसे बोलते हैं यूजुअल टाइम जो है बच्चों के लिए वो अप्रैल है कि हमारा बोर्ड का रिजल्ट आ गया, फिर हमने प्रिपरेशन सॉरी बोर्ड का मतलब एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। बट अगर कोई बच्चा अभी से बोर्ड की तरफ से निश्चिंत है तो वाई टू वेस्ट सो मेनी मंथ्स। अगर इतने मंथ्स पहले हमारा सिलेबस खत्म होगा तो हमें बहुत बड़ा एज मिलेगा दूसरे बच्चों के ऊपर। बट एट द सेम टाइम अगर हमारा मान लिया बोर्ड में क्वेश्चनेबल है, अगर मेरे को उसकी अभी प्रैक्टिस करनी है, आई एम नॉट श्योर कि कैसा जाएगा, तो फिर हमें डेफिनेटली से अभी दूर रहना चाहिए, पहले हमें बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सेकंड, ऑफ कोर्स जो बच्चे अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए दिस इज गोइंग टू बी ए बून, बिकॉज अगर 3-4 महीने पहले हमने स्टार्ट कर दिया तो जैसा मैंने बोला कि जो जेई की प्रिपरेशन है दैट इज वेरी एग्जॉस्टिव। बच्चा मतलब ग्रैस्प करता है, क्योंकि जब हमने बोला कि क्लास 3 से 4 दिन होगा, उसका ये नहीं कि बाकी टाइम खाली बैठे होंगे। एवरी डे यू विल हैव सो मच होमवर्क, और होमवर्क में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट है, मतलब नो बडी विल बी एबल टू फिनिश वॉट वी विल बी गिविंग एज ए मटीरियल, बिकॉज सब बच्चों के पास अवेलेबल टाइम अलग अलग होता है। हर बच्चे की जैसे बोलते हैं ना कि रिसेप्टिविटी अलग अलग होती है, उसकी स्पीड ऑफ थिंकिंग अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं कि सभी बच्चों के लिए इतना मटेरियल तो इनफाइनाइट है। वी कैन गिव यू मटेरियल, अगर कोई बच्चा 10 साल तक लगातार प्रिपरेशन करता रहे तो भी एवरी डे आई कैन गिव हिम सेपरेट क्वेश्चन पेपर टू सॉल्व और फॉर प्रैक्टिस विच विल बी रेलेवेंट। ऐसा नहीं कि इररेलेवेंट दे दिया। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि अगर मेरे पास एक्स टाइम अवेलेबल है तो हमने जो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 है वो कंप्लीट कर दिया। अगर और टाइम अवेलेबल है तो टास्क 4 भी कंप्लीट कर दिया। जितना हम ज़्यादा टास्क कंप्लीट करेंगे उतना ही हमारे बेटर रैंक आने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, टेस्टिंग द प्रिपरेशन जर्नी ओवरकम इनिशियल रफ पैच। जैसा मैंने बोला कि 10 से 11 जाने में ह्यूज जंप आता है। बच्चों को उनको लगता है कि यार इतना तो टफ मैंने को सोचा भी नहीं था हो जाएगा। शुरू में सबको ही शॉक लगता है, तो इस चीज़ को शॉक को हम अगर पहले से ही अब्जॉर्व कर लें और पहले से हमारे पास एक क्वेश्चन रहे कि अगर 10-15 दिन ऊपर नीचे हो भी गया तो आई विल बी एबल टू पुट माई प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक। तो ऐसे बच्चों के लिए दिस इज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस टू स्टार्ट विद दिस, बिकॉज जब अप्रैल से स्टार्ट होगा तो फिर वो नॉन स्टॉप 2 साल तक गाड़ी चलेगी। उसमें बीच बीच में चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। किसी भी वजह से अगर हमारे 10 दिन वेस्ट हो गया तो उसको कवर अप करने में बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। प्लस कवर अप का तो मैंने जैसे बोला कि हमारे पास जो नंबर ऑफ टास्क हैं वो इनफाइनाइट है। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई बच्चा बोले कि जितना भी मेरे को दिया गया सब खत्म कर लिया, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे आप रैंक 1 भी लेके आ रहे हो तो भी ऐसा नहीं होगा। देयर विल ऑलवेज बी ए प्रॉब्लम सेट जो आपके और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर हमारा किसी भी वजह से मान लिया 15 दिन का लॉस होता है प्रिपरेशन के दौरान, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही जाएगी हमारी रैंक। तो इसलिए जो बच्चा पहले से स्टार्ट कर रहा है और इस तरह की शौक के लिए इंश्योरेंस टाइप ऑफ चीज़ हो गई है। फिर कुछ बच्चे ऐसा भी है कि उन्हें स्कूल की तरफ से काफ़ी प्रेशर आता है, तो जो बच्चा स्कूल भी जा रहा होगा तो एवरी डे स्कूल में 6-7 आवर्स तो उसके डेफिनेटली कंज्यूम होगा ही होगा। विज़ा विज़ जो दूसरा बच्चा है उसको स्कूल की तरफ से इतना टेंशन अगर नहीं है तो उसको 6-7 घंटे डेली एक्स्ट्रा अवेलेबल होगा। तो सेम IQ के बच्चे अगर एक के पास मोटिवेशन भी उतना ही है दोनों का और एक के पास 5-6 घंटे डेली एक्स्ट्रा अवेलेबल है पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली उसकी रैंक में तो हेल एंड हेवन का डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो इसलिए जो बच्चा थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करेगा उसके पास टाइम ज़्यादा होगा, तो अपने लोड को हम ज़्यादा महीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हैंडलिंग है वो बेटर हो जाएगा। जैसा मैंने बोला कि प्रिपरेशन करते समय कुछ कुछ हिकअप्स आते हैं, तो उसके लिए भी ये इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट इज कोर्स फीचर। और प्रथम में हम बेसिक टू एडवांस डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर देंगे, बिल्कुल जीरो से उठा के एडवांस के लेवल तक ले जाया जाएगा। राइड विल बी स्मूथ ऑफ कोर्स, जो बच्चा डिटेल में इसको फॉलो करेगा। और
जो लेक्चर होगा वो शेड्यूल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, बट दैट विल बी शेड्यूल्ड ताकि हमारा डिसिप्लिन मेंटेन रहे। अच्छा, मटेरियल जो होगा वो आपको सारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और जिसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल होगा। अगर आप हमारे प्रथम को ज्वाइन करते हो तो आपको ना किसी बुक की जरूरत है, ना किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। जो हम आपको रिसोर्सेज देंगे, आई एम श्योर कि 99.99% बच्चे वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हम अपनी तरफ से काफ़ी एग्जॉस्टिव देते हैं, ताकि कोई भी बच्चा खाली ना बैठे, चाहे वो कितना भी फास्ट हो। बाई चांस किसी ने भी अगर ये सारा मटेरियल कर लिया है, ठीक है, तो ऑफकोर्स दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन हिज मार्क्स, तो फिर वी कैन प्रोवाइड यू मच मोर मटेरियल। बट आपको किसी भी बाहर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी गिविंग यू, इवन बुक्स बुक्स कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब इट इज सिंपल लाइक योर क्वेश्चन कि आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर से पास्ट 25 years, तो अगर मेरे को कोई भी ढंग का रिसोर्सेज मिलता है तो आई विल इंक्लूड इन माई कोर्स रादर देन आस्किंग स्टूडेंट टू बाय दैट बुक, राइट। तो इतने सारे बच्चों से वो बुक खरीदवाएं, फिर उसमें से हम बोलेंगे ये 4 क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी सब छोड़ देना। तो अक्लमंदी ये होगी कि वो 4 क्वेश्चन उठा के हम अपने मटेरियल में इंक्लूड कर लें इन वन वे और अदर। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। ऑफ कोर्स डीपीपीज प्रोवाइड किया जाएगा विद सोल्यूशन, ताकि बच्चा अपना रिवाइज करता रहे जितना भी उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। लाइव डाउट जूम क्लासेस भी होगा, मतलब जो क्लासेस होगा वो तो रिकॉर्डेड शेड्यूल होगा और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया है। मतलब ऑनलाइन में दिस इज ए एडवांटेज कि ऑफलाइन में क्या होता है कि 1.5 घंटे की क्लासेस में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है कि मान ली 5 मिनट टीचर लेट आए या फिर कुछ डिस्कशन चल पड़ा किसी भी तरह का, और भी क्लास में डिस्कशन भी वहीं क्लास के अंदर ही होता है। यहाँ पे तो क्या है कि हर बच्चे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पढ़ रहा होगा। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि जब अलग अलग बच्चा मान लिया डिस्कशन चल रहा है तो कोई कुछ डाउट पूछ रहा है, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट पूछ रहा है, विच यू हैव ऑलरेडी डन, और ये हर क्लास में होगा। तो एक फेयर पोर्शन ऑफ द क्लास इज गॉन। तो मतलब 1.5 घंटे की क्लास है तो इफेक्टिवली 1 घंटे की क्लास आती है। अब 1 घंटे की क्लास मान लिया उन्होंने 200 दिया और हमने भी 200 दिया, तो हमारा जो 200 क्लासेस होगा वो पूरा 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि जो मटेरियल का डिस्कशन वाला पार्ट है वो हमने सेपरेट वीडियोस में आपको दे रखा है कि आपको जो जो क्वेश्चन चाहिए वो आप देख सकते हो। ठीक है, वो क्लास का कलेक्टिव टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा उसमें। तो ऑफ कोर्स हमारी जो एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, तो हमारी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो बेटर होगी, एंड जो डेप्थ होगी वो बेटर होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा किए जाएंगे। तो ऑफलाइन के ऊपर एक एडेड एडवांटेज होगा ही होगा एज फार एज कवरेज ऑफ सिलेबस इज कंसर्न। प्लस ऑफलाइन में तो बच्चे को आने जाने में भी 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, तो जो बच्चा ऑनलाइन में पढ़ रहा है अगर उसको कहीं जाना नहीं है तो डेली उसके पास 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होगा। ये ठीक है, अब किसी बच्चे को जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा 10th तक की माइंड सेट से, उसे लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपरेशन यू विल नो कि 15 मिनट भी एक दिन में अगर किसी बच्चे को एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसका कितनी बड़ी हेल्प होती है। जब आप प्रिपरेशन करोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसलिए लाइव इंटरेक्शन हम डेली जूम क्लासेस रखते हैं तीनों सब्जेक्ट का। वहाँ पे अगर आपको जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन दिए या प्रैक्टिस मटेरियल जो है उसका आपको टेक्स्ट सोल्यूशन मिल गया, वीडियो सोल्यूशन मिल गया, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या थ्योरी में कोई डाउट है तो आप लाइव डाउट क्लासेस में जाके वो डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि कहने के लिए कि एक क्लास में 500 बच्चे आगे एक साथ डाउट पूछें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चा आराम से डाउट पूछ सकता है। उसके अलावा भी टेलीग्राम पे अगर कुछ बच्चे जैसे ऑन द गो पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी जो हमारे ग्रुप्स बनते हैं डाउट ग्रुप्स, वहाँ पे आप वॉइस मैसेज के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। उसमें 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर यू विल हैव रेलिवेंट टेस्ट, जैसा मैंने कहा टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी हमारे यहाँ की जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है जिनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है उन्हीं के डिज़ाइन टेस्ट आपको मिलेगा। एंड देयर विल बी सो मेनी टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट को टेस्ट करने के लिए या फिर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। चैप्टर टेस्ट भी होगा, चैप्टर एग्जिस्ट टेस्ट भी होगा, और क्यूमुलेटिव टेस्ट भी होगा, मेंस के लिए भी होगा, एडवांस के लिए भी होगा। तो मतलब आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। मतलब हमारे यहाँ जो चीज़ें होंगी, बिकॉज हमने तो एक परफेक्ट सिनारियो में बनाया है कि अगर कोई बच्चा रैंक 1 के लिए भी एस्पायर कर रहा है तो ईच एंड एवरीथिंग ही शुड फाइंड हियर। तो अगर मान लिया टाइम की कमी की वजह से या फिर कुछ बच्चे जैसे उन्हें थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ने की आदत होती है, अगर वो 100% नहीं 50% भी कर पा रहा है जो टास्क हमने डिफाइन करके दिया है, तो उसका रैंक आराम से 2-3 हज़ार के अंदर आराम से आना चाहिए। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। फिजिकल कॉपी ऑफ द मटेरियल विल बी सेंट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि ये जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको कट किया जा सके और लेक्चर देखने के अलावा आपको स्क्रीन पे ना रहना पड़े। देन लाइव इंटरेक्शन क्लासेस, जैसे हमने बोला कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्री डिफाइंड एंड विल बी टोल्ड कि आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है, ये पिटफॉल्स है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर भी हर बच्चे की सिचुएशन थोड़ी अलग होती है, तो हम वीकली इंटरेक्शन सेशन भी रखते हैं जहाँ पे गाइडेंस हो गया, मेंटरशिप हो गया, बच्चा वहाँ पे 1-to-1 बात कर सकता है सीनियर मेंटर्स से कि उसको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है। क्योंकि बच्चों के लिए तो पहली बार है, बट हमारे लिए तो वी हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एवरी ईयर।
तो दोज काइंड ऑफ सेशंस आर आल्सो अरेंज। उसके लिए भी उसे कहीं बाहर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाहर यू विल फाइंड देयर मैनी स्टूडेंट्स जो मेंटरशिप करते हैं यूट्यूब के ऊपर। बट स्टूडेंट का क्या होता है कि उसने मतलब कहीं पढ़ रहे होंगे या उनको 1-2 साल के जैसे बोलते हैं ना कि 1-2 साल हुआ होगा इंजीनियरिंग किए हुए, बट उनको क्या होता है डिफरेंट टाइप के बच्चों का एक्सपोजर नहीं होता। तो जो उनका गाइडेंस रहता है वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही बता पाएगा। बट यहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्होंने हर जॉनरा के बच्चे को पढ़ा रखा है। उन्हें पता है कि किस बच्चे की मेंटालिटी कैसी है, किस रैंक बैंड में वो कैसे सोचता है। इसके हजारों लाखों केसेस हमने देख रखे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे यू विल गेट ट्रू मेंटरशिप। और ऐसा नहीं कि किसी भी रूकी मेंटरशिप की वजह से आपकी प्रिपरेशन डीरेल हो जाए। इसलिए यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन हाउस। एंड लास्ट इज टोटल सपोर्ट। मतलब दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको कहीं पे भी कोई जाने की जरूरत नहीं, कब कौन सा फॉर्म आएगा, कैसे भरा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ओवर हियर। एंड वी एक्सपेक्ट कि जो स्टूडेंट है वो अपना टाइम केवल प्रोडक्टिव काम में लगाए, दैट इज पढ़ने में लगाए। और किसी भी चीज में जो अनप्रोडक्टिव टास्क है दैट वी विल बी टेकन केयर, दैट वी विल बी टेकिंग केयर एंड दैट विल बी टेकन केयर। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट इज डूज एंड डोंट ऑफ द प्रिपरेशन, जो हमें थोड़ा याद रखना चाहिए। सबसे पहले बी प्रैक्टिकल रादर देन परफेक्शनिस्ट। जैसा मैंने बोला कि जेई की प्रिपरेशन काफी अलग है बोर्ड की प्रिपरेशन से। कुछ चीज अगर हमें कहीं अटक गए तो हमें डेफिनेटली उसको समझने के लिए टाइम देना चाहिए। बट हमारी प्रिपरेशन वहीं नहीं अटक जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बैकलॉग हो जाए, पूरा कोर्स आगे चला जाए। वी शुड बी रियलिस्टिक। अगर कुछ चीज़ कोई एक चैप्टर का मान लिया 10% हमें अभी समझ में नहीं आया तो छोड़ के आगे बढ़ो। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि हमारा कहीं पे भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, कोर्स के साथ ही चलना चाहिए। वो जो 10% है दैट कैन बी एड्रेस्ड लेटर स्टेज। बट अगर हमारा एक बार बैकलॉग की साइकिल बन गई देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। देन डू नॉट फॉल बिहाइंड एंड बी अप टू डेट विद द कोर्स। ये मैंने बोला कि चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे पढ़ रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि भले ही हमारा जो सेटिस्फैक्शन हो 100 की बजाय 80 आए किसी चैप्टर में, बट हमें चैप्टर वो जो कोर्स का पेस है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ये ठीक है, भले ही हमें 80% ही समझ में आ रहा हो तो भी हमें कोर्स के साथ चलते रहना चाहिए। दैट विल गिव यू मच 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 बेटर रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे अभी इसको नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि उनका 10 तक का जो माइंडसेट आता है वो इसको हिंडर करेगा। बट वंस दे विल फेस दिस प्रॉब्लम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उनको उस टाइम पे कम से कम ये स्ट्राइक हो कि क्या बोला गया था और क्या उन्हें करना चाहिए, ताकि उनका जो डैमेज है वो मिनिमम हो पाए। डू नॉट रन आफ्टर डिफरेंट बुक्स एंड मटेरियल। जैसे हमने बोला कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरे से ज़्यादा मटेरियल नहीं देखा होगा आपने। आपको जो हम बहुत सारे बच्चे कहते हैं बुक हंटिंग करने लगते हैं। तो जितनी बुक्स आपको पता है कोई हमें भी पता है ऑफकोर्स। एंड वाई आई वुड लाइक कि हमारे स्टूडेंट एक एक 2-2 घंटे वेस्ट करें रिसोर्स हंटिंग में। और उसमें बहुत सारी चीज़ें डैमेजिंग भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि एवरी क्वेश्चन विच इज़ गिवन टू यू विल मेक योर प्रिपरेशन बेटर, इट कैन गो अदर वे राउंड ऑल्सो। तो जैसा हमने बोला कि ईच एंड एवरी मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाई अस एंड वो प्रॉपरली ग्रेडेड है। आप एक 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 स्टेप करके ऊपर जाओ, यू कैन रीच टू एनी रैंक अगर आप उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करें तो। आपको कहीं पे भी मतलब बुक वगैरह के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन डीरेल होने का ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि वो एक बुक करना चालू करते हैं। बुक में क्या है कि आपस में कंपटीशन की वजह से बुक वाले क्या करते हैं कि उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे में अरेंज ना करके वो क्वेश्चन डंप कर देते हैं। हजारों क्वेश्चन डंप कर देते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि इनमें से कितने क्वेश्चन करने हैं। बिकॉज एक चैप्टर के वो सारे क्वेश्चन करने लग गया, मान लिया 300 क्वेश्चन है उसमें 300 क्वेश्चन करने लग गया तो उसका सिलेबस ही बहुत पीछे हो जाएगा। तो वन शुड अंडरस्टैंड कि क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी हो गया, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑप्टिमाइज। इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए कोर्स के पेस के साथ चलते हुए हम कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। फिर बुक में आपको नहीं पता होगा कि ये टफ क्वेश्चन है, ये बिलो एवरेज क्वेश्चन है, या फिर ये जो एक्चुअल एग्जाम में आता है उससे नीचे का क्वेश्चन है, उससे बहुत टफ क्वेश्चन है। दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। तो उस तरह की चीज़ें यू विल नॉट बी नोइंग, सो यू विल बी वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम। इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। डू नॉट गेट डिप्रेस्ड बाई कंपेरिजन योरसेल्फ विद अदर्स। मैंने जैसे बोला कि बच्चों का जो 10th वाला माइंडसेट है हमेशा टॉप करने का, हमेशा क्लास में टॉपर रहने का, हर जगह से प्रेस सुनने का, उसको यहाँ पे 99% बच्चों के साथ तो झटका लगेगा ही लगेगा। बिकॉज दे विल नॉट बी स्कोरिंग वेल इन कंपैरिजन टू अदर। तो वहाँ पे हमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला कि हमें जो कंपटीशन होना चाहिए, ऑफकोर्स दूसरों के साथ एक पॉजिटिव कंपटीशन है, इट विल गिव यू एन एज, वो आपको फायदा देगा। बट अगर उस दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस देख के अगर मैं एफर्ट मारना ही छोड़ दूँ तो हमारी प्रिपरेशन यहीं खत्म हो गई। अगर ऐसा कुछ है कि दूसरा बच्चा मेरे को लगता है ये तो बहुत आ गया इसको, तो आई विल नेवर बी एबल टू कैच अप। तो लीव दोज काइंड ऑफ थॉट्स। बिकॉज IIT जेई में जैसा हमने बोला कि 15,000 सीट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 15,000 की 15,000 सीट वो ले जाएगा बच्चा, उसके लिए एक सीट चला जाएगा। नाउ यू शुड डू वट एवर इज इन योर हैंड एंड यू शुड मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। तो हमारे कंपेरिजन हमारे साथ होना चाहिए कि जो नेक्स्ट डे है दैट शुड बी बेटर फॉर मी इन सम सेंस, कि हम उसमें कुछ अपने अंदर वैल्यू एडिशन कर पाए। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको कभी धीरे 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 पता ही लगेगा कि आपका लेवल कितना ऊपर बढ़ चुका है। बट उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट मारने की जरूरत है विदाउट डिस्ट्रैक्ट हुए।
फिर डू नॉट ट्राई टू एक्सेल इन वन सब्जेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। बहुत सारे बच्चे क्या कि पूरे टाइम फिजिक्स ही पढ़ते रहेंगे या केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट उनका सफ़र करेगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जब हमारे तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस में होंगे तब वहीं हमारी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी। ऑफकोर्स आप आईआईटी इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो वहाँ तीनों ही सब्जेक्ट आपके काम आएंगे। अगर पहली बार तो ऐसा होगा नहीं कि हमारे एक या दो सब्जेक्ट बहुत वीक है हम आईआईटी में पहुंच जाए, ऐसा होगा नहीं। बट बाई चांस फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं ऐसा अगर हो भी जाएगा तो आईआईटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे कोर्सेज आपको तीनों सब्जेक्ट में ही पास करने पड़ेंगे। दे आर इक्वली डिफिकल्ट एज इन जेई। देन आगे चलते हैं। इफ़ यू कैनॉट मैनेज टाइम देन सॉल्व एक्सरसाइज 1 फॉर दिस। तो जैसा मैंने बोला कि हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अगर किसी भी रीजन से हमारे पास टाइम कम है या फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इन कंपैरिजन टू अदर पीपल हो सकता है कि वो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों कर ले, तो हमें एक्सरसाइज 1 से ही संतोष करना पड़े। इस तरह का प्रैक्टिकल थिंकिंग रखना जरूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज 2 कैन बी डन बाद में। जैसे मैंने बोला कि कोर्स खत्म होने के बाद भी 2-3 महीने हमें मिल जाएगा अगर आपने पहले प्रॉपरली चालू कर दिया है कोर्स, या फिर मेंस 1 के बाद में भी हमें टाइम मिलता है, मेंस 2 के बाद में भी हमें टाइम मिलता है, तो वहाँ पे दीज दोज थिंग कैन बी अकोमोडेटेड। बट अगर हम इफ़ वी आर ट्राइंग टू ग्रैब टू मच, नथिंग विल बी लेफ्ट इन आवर हैंड। तो इस तरह प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिमेन डिसिप्लिन थ्रू आउट द ईयर एंड स्टडी रेगुलरली रादर देन कि हम पैचेस में पढ़ेंगे। पंप अप हो गया, हमने 10 दिन पढ़ाई कर ली फिर 20 दिन आराम कर लिया, उससे प्रिपरेशन का कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा। आफ्टर एवरी प्रैक्टिस टेस्ट एनालिसिस शुड बी डन। मतलब जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो बेसिकली एक फीडबैक मैकेनिज्म है, तो उस फीडबैक का हमें कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना चाहिए कि मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े, क्यों छोड़े, टाइम नहीं था या मेरे को आते नहीं थे, और दूसरा कि जितने क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए उसमें से कितने गलत हुए, कितने सही हुए, जो गलत हुए उनका रीज़न क्या था, उसका एक पेज का समरी बनाए और हर पेपर में जाने से पहले पुराने जितने भी टेस्ट हुए सबका समरी पढ़ के जाए, तो धीरे धीरे आपका जो स्कोर है वो बेटर होता चला जाएगा। स्पेयर सम टाइम एंड रिवाइज एंटायर सिलेबस। और ये भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे रिवाइज ही नहीं करते, तो 6 महीने बाद जो भी पुराना पढ़ाया हुआ है, जो 4 महीने पहले पढ़ाया हुआ था, वो बिल्कुल दिमाग से साफ हो जाता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे डिफिकल्ट हैं। इट इज़ नॉट कि बिल्कुल केक वॉक टाइप चीज़ें और हमें एक बार पढ़ेंगे सब कुछ याद हो जाएगा। सभी बच्चों के साथ होगा कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा पुरानी चीज़ें भूलते चले जाएंगे, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें कॉन्टिन्यूसली बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इंटायर सिलेबस थ्रू नोट्स। ये ठीक है, तो उसके लिए हम एक टाइम जरूर निकालें। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन सॉल्विंग से 100 क्वेश्चन इन ए चैप्टर। मतलब ऐसा हो सकता है इन ए चैप्टर 100 क्वेश्चन करने के बजाय हम 70 क्वेश्चन करें, और जो 30 क्वेश्चन करने में जो टाइम ज़्यादा था उसको हम इन्वेस्ट करें रिवीजन में, ताकि जो हमारा हो चुका है उसको हम कंसोलिडेट कर पाएं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। शुरू में कुछ बच्चे नहीं करेंगे, फिर 4-6 महीने बाद जब उनके मार्क्स गंदे आने चालू होंगे तब उन्हें पता लगेगा कि दे शुड डू दिस। फिर मेक प्रॉपर नोटबुक फॉर थ्योरी एंड मॉड्यूल सॉल्विंग। जो भी आप कर रहे हो वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अगर आप करोगे तो जिस टाइम पे आपको वो चीज़ चाहिए होगी तो वहाँ से आप फैच करके तुरंत चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाएं। प्रॉपर नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि सजा सजा के लिखें, टाइम वेस्ट करें, बट हमें सब कुछ प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि ये नोट्स हैं, ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्विंग हो गया। तो वहाँ पे आप नोट्स भी लिख सकते हैं फ्यूचर के लिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ अभी समझ में आती है कि ये चीज़ का ध्यान रखना है, तो वहाँ पे आप अगर लिखोगे तो वो फ्यूचर में भी यूज़ हो जाएगा। दैन डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम वेस्टेड एंड कीप वेस्टिंग। मतलब जैसा मैंने बोला कि प्रिपरेशन इज टफ, इट इज़ नॉट वेरी इजी, ऑफकोर्स इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। आपके जो जैसे बच्चे ही इसको करते हैं, आपके जो एज ब्रैकेट में बच्चे हैं वही इसको क्रैक करते हैं, तो इम्पॉसिबल नहीं है। बट ऑफकोर्स जो सेलेक्ट होते हैं दे हैव सम बेटर क्वालिटीज देन अदर्स, तो वहाँ पे एक कंसिस्टेंसी हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जैसे अभी तक की जो यूजली आदत होती है, या फिर डेली हमें यहाँ पे 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत 99.99% बच्चों के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सिट एंड स्टडी एवरी डे फॉर नेक्स्ट से 2 ईयर्स। तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोग भटकेंगे। बट अगर मान लिया हमने किसी भी वजह से 10 दिन वेस्ट कर दिए और फिर हमें रियलाइजेशन हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला 10 दिन हम ये चीज़ रो रो के वेस्ट कर दें कि हमारे 10 दिन वेस्ट हो गए। वी शुड बी प्रैक्टिकल। जो भी हमारे हाथ में है उसी से बेस्ट हमें आगे मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करना चालू कर देना चाहिए। डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो ए स्टूडेंट हु इज सॉल्विंग सम टफ बुक, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन डीरेल होने का मतलब ये है कि जैसे इट इज़ लाइक कि जो आईआईटी तक का हमारी जर्नी है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा ऑलरेडी 10वें स्टेप पे हो, तो अगर मैं उसको इमिटेट करने के लिए सीधा 10वें स्टेप पे जंप मारने की कोशिश करेंगे तो हम मुंह के बल गिरेंगे, तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हमें तो जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। अब इट डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन, नंबर ऑफ आवर्स और स्टडी एंड कंसिस्टेंसी, कि आप उस बच्चे को कैचअप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अगर आप डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करोगे तो ऑफकोर्स देयर इज़ ए होप कि आप 4-6 महीने बाद उस बच्चे के लेवल तक पहुंचाओ हु इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल। हो सकता है उसने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की हो। काफ़ी बच्चे 9th-10th में ओलंपियाड की तैयारी भी करते हैं, तो उनका फिजिक्स हो गया या काफ़ी बच्चों का केमिस्ट्री हो गया, वो काफ़ी बड़ा पोर्शन पहले से ही तैयार रहता है। तो डेफिनेटली दे आर हैविंग एन एज। तो हमें ये एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम अनरियलिस्टिक चीज़ें ट्राई करेंगे तो जो हमारे हाथ में वो भी नहीं बचेगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें।
डू नॉट गिव अप ऑन द क्वेश्चन वेरी सून। जैसे रील के ज़माने में जो लोगों का अटेंशन स्पैन है वो बहुत छोटा हो गया, तो वो 1-2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करके तुरंत सोल्यूशन पे जंप करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर आपको डेप्थ में जाके एनालिसिस करना ही नहीं आएगा। ये जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन इज़ बेसिकली अपने आप को तैयार करना उस सिचुएशन के लिए जब आप एक टफ क्वेश्चन को भी 2-3 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। बट इस कैपेबिलिटी को जनरेट करने के लिए जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे उस क्वेश्चन की, तो वो 2-3 मिनट में नहीं होगा। हमें हो सकता है किसी क्वेश्चन में आधा घंटा लगे, किसी में 15 मिनट लगे, किसी में 9 मिनट लगे। बट हमें वो सोचने का जो तरीका है वो आना चाहिए, और वो धीरे धीरे बिल्ड होगा, ओवरनाइट बिल्ड नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन में गिव अप ना करें। अगर वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है विच इज सपोज टू बी बिट ईजियर, तो कम से कम 10-12 मिनट तक स्पेंड करें, क्योंकि 2 साल की प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम है। और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो वी कैन गो फॉर इवन 20 मिनट्स पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं होगा हर ही क्वेश्चन में 20 मिनट लग रहे हैं। वो तो कुछ क्वेश्चन 4 मिनट में सॉल्व होगा, कुछ 9 मिनट में सॉल्व होगा। कोई क्वेश्चन अटक गया, वो कुछ उसमें हैवी मैनिपुलेशन है, तो हम 20 मिनट तक भी सॉल्व करना चाहिए। फिर भी नहीं हुआ तो दैट इज नॉट टाइम वेस्टेज, इट हैज़ टॉट यू सो मेनी अदर थिंग्स एंड जैसे बोलते हैं ना कि मैनिपुलेशंस, जो आपको बहुत सारे अदर क्वेश्चन में ध्यान देगा। और यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि मेरे को ये फायदा हुआ। वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में उसकी जो भी लर्निंग थे वो चली गई होगी, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट डीप में सोचने में। बट हमें क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना आना चाहिए। अवॉइड मिसिंग क्लासेस। जो भी क्लासेस हैं उसमें जैसे मैंने डिसिप्लिन इज द की। अगर हम एक क्लास को मिस करते हैं, चाहे ऑफलाइन पर पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, तो यू विल पे इट्स कॉस्ट। अब किस फॉर्म में आएगा कॉस्ट यू नेवर नो, कि कितनी क्लासेस मिस करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यू शुड अवॉइड इट। अगर मैंने बिल्कुल ही बीमार हैं, उठ ही नहीं सकते बेड से, देन थिंग्स आर डिफरेंट। अदरवाइज कोई भी हमें फिल्म सी है कि वो नहीं बनाना चाहिए एक्सक्यूज़ कि इस वजह से मैंने क्लास अटेंड नहीं हुआ, कि हम तो पिकनिक मनाने चले गए। दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। मतलब जो 10वीं क्लास में पास करने वाले शायद मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे, आई एम जस्ट गिविंग ए वाइड फिगर, 1-2 करोड़ बच्चे होंगे, उनमें से 10-12 लाख बच्चे आगे जाके हिम्मत कर पाएंगे जेई देने का। उनमें से भी 1-2% सेलेक्ट होंगे आईआईटी के अंदर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा फनल से कितने छोटे से जगह पे यू आर सपोज टू रीच, कितने छोटे से एक्सक्लूसिव ग्रुप में यू आर सपोज टू रीच। तो उसके लिए जो आपके काम है वो बाकियों से अलग होने चाहिए। अगर बाकी बच्चे मूवी देखना एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। कम से कम इन 2 सालों में आपको बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि तपस्या टाइप करनी है, ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल फल मिले। डू नॉट रूइन इंटायर चैप्टर इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड 2-3 कॉन्सेप्ट। एक चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि 1-2 कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आए, तो जैसा मैंने बोला कि हम ऐसा नहीं कि वहीं स्टक हो जाए, वहीं रुक जाएं। हमें लगे कि पहले ये परफेक्शन आना चाहिए तब आगे बढ़ेंगे, उसकी वजह से हमारा पूरा चैप्टर नहीं खराब होना चाहिए। क्योंकि एक चैप्टर में हो सकता है कि 20% हमारे समझ में नहीं आया, बट जो 80% है उसको हमें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। स्लीप प्रॉपरली। और जो बहुत बच्चे बहुत मोटिवेटेड होकर ऐसा करते हैं 3-4 घंटे या 5 घंटे सोना चालू कर देंगे, तो दैट इज नॉट डन। आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा। आपको डेली कम से कम 6 आवर्स तो सोना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 आवर्स, उससे ज़्यादा भी फिर जरूरत नहीं है। 6 to 7 आवर्स यू कैन स्लीप, तो आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा, फास्ट सोचेगा। अगर आपका स्लीपी ब्रेन रहेगा तो घूम फिर के और ज़्यादा नुकसान ही होगा। मतलब टाइम सेव करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन स्लो होगा, चीज़ों को नहीं सोच पाएगा। और उसको हम क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते कि स्लीप कम होने की वजह से मेरा ब्रेन कितना स्लो है, इसको हम नाप भी नहीं सकते। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। प्रायोरिटाइज अमंग वेरियस टास्क इफ द टाइम इज अवेलेबल लेस। जैसे मैंने बोला कि टास्क विल बी इनफाइनाइट, ऑफ कोर्स नोबडी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द टास्क। टास्क का मतलब लास्ट में जाके तो फिर प्रैक्टिस ही आ जाएगी। बट वी शुड यू नीड टू फाइंड प्रायोरिटी ऑर्डर के, मेरे को ये तो मस्ट है, ये तो करना ही है, इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं ये करूंगा, उसके बाद भी टाइम मिलेगा तो ये करेंगे, एंड सो ऑन। डू नॉट मिस एनी टेस्ट। जैसा मैंने बोला कि कुछ बच्चे शुरू में जैसे उनकी प्रिपरेशन, मतलब मैक्सिमम बच्चों की प्रिपरेशन डीरेल्ड ही होगी शुरू में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो टेस्ट मिस करना चालू कर देंगे। उनको लगता है कि टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आए तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। नो, टेस्ट जैसा मैंने बोला इज ए फीडबैक मैकेनिज्म। आपका जो परफॉर्मेंस वाली चीज़ है वो तो आपका ध्यान होना चाहिए, जब 28 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए। बीच की जो भी चीज़ है, जो टेस्ट है, प्रैक्टिस है, एवरीथिंग इज लर्निंग। और उसी लर्निंग की हेल्प से लास्ट में आई विल बी एबल टू स्कोर वेल। तो इस चीज़ का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, टेस्ट मिस नहीं करना चाहिए। ओके, वाई कॉम्पिटिशन। फैकल्टी टीम डिकेट्स का एक्सपीरियंस है हमारे तीनों टीचर्स, चारों टीचर्स जो हैं तीनों सब्जेक्ट में उनको, और टॉप 10 से लेके 1000 लाख तक की रैंक के बच्चों को पढ़ा रखा है। तो बहुत ब्रॉड जिसे बोलते हैं एक्सपोजर है, एंड वी कैन गाइड यू बेटर। ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं, नॉट लाइक कि हम कोई नंबर बोल के निकल गए। वी विल गिव नेम ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन मीन्स ओनली स्टडी। मतलब यहाँ पे हमें पता है, और हमारा फोकस मेन इस बात पे है कि बच्चे के लिए दीज आर फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब जिसका इम्पैक्ट उसके प्रोफेशनल कैरियर पर रहेगा जो आगे 30-40 साल का आने वाला है। तो ऐसा नहीं कि नॉन सीरियस बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि नॉन सीरियस बच्चे ज़्यादा बड़ा लॉट होता है वो। मतलब अगर हम इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव से बोले तो वो ज़्यादा बड़े
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंचा जा सकता है, उन बच्चों को खुश करके मतलब जोक सुना के उनको क्लास का एनवायरनमेंट बहुत लाइट करके। अब उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं तो जाएगी। एक तो ये हो गया कि हम 1 घंटे की क्लास में जब हम पढ़ाई करते हैं तो पहले पढ़ाया फिर और डीप में ले गए और डीप में ले गए, और ज़्यादा हमें फोकस चाहिए होता है बच्चे को। अगर हम उसमें बीच बीच में जोक मारना शुरू कर दें, इधर उधर की कहानियाँ शुरू कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनकी वजह से जो सीरियस बच्चा है जिसका कैरियर इस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसका लॉस नहीं होना चाहिए। इसीलिए कंपटीशन मीन्स केवल पढ़ाई, मतलब जोक वोक एवरीथिंग कैन वेट। और जो बच्चा पहले मैंने जैसे बोला कि 1 या 1.5 करोड़ बच्चा है, उसमें 10 लाख बच्चे, 10% बच्चे, तो उसमें 10% भी नहीं होगा, 5-6% बच्चा तो उसमें हिम्मत ही करेगा जेई का एग्जाम देने की, बाकियों की तो हिम्मत भी नहीं होगी। और उसमें से भी 1-2% बच्चा, 1% बच्चा ठीक ठाक सी, जिसे बोलते हैं कि रेस्पेक्टेबल, उसको ब्रांच और आईआईटी मिलेगी। तो वहां तक पहुंचने के लिए अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी दूसरे को बार बार तुम्हें मोटिवेट करने की जरूरत पड़ रही है पढ़ाने के लिए, देन यू आर पासिंग योर टाइम, ऑफ कोर्स लास्ट में रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरे को तो क्लास में जोक इसलिए होते हैं क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। यू शुड बी क्यूरियस इनफ, बिकॉज आपका पूरा कैरियर इसके ऊपर लगा हुआ है, तो आपको हर समय भूख होनी चाहिए नॉलेज की, कि और मेरे को बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाए और अल्टरनेट तरीका मिल जाए, ये और कोई मेरे को डीप में समझा दे कि ये कैसे काम कर रहा है, रादर देन कि मैं बोर हो गया पढ़ाई से, अब मेरे को ब्रेक चाहिए। ऐसे बच्चों का मतलब 2 साल जब को प्रिपरेशन करेंगे, बट यू मस्ट बी नोइंग कि 6-7 लाख की रैंक के बाद तो 0-0 नेगेटिव मार्क्स आते हैं सबके। तो ये उस तरह का लॉट है कि प्रिपरेशन तो करते हैं, बट सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करते, मतलब अंदर से मोटिवेशन नहीं होता। तो आप यू शुड बी इंटरनली मोटिवेटेड। अच्छा, वंस इन ए ब्लू मून हो सकता है कि यू नीड अ पैट ऑन योर बैक, के टीचर हाथ रख के बोले कि चलो ठीक है आगे हो जाएगा, इस तरीके से करो। वो थोड़ा बहुत मोटिवेशन चलता है, बट ऐसा नहीं कि एवरी डे आई नीड ए हैवी डोज ऑफ मोटिवेशन, दैन समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। तो हमारा जो फोकस है वो केवल इसी चीज़ पे कि ये जो 2 फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, ये बच्चे की पढ़ाई के साल है, इसका इम्पैक्ट पूरी लाइफ आएगा। और इसमें जो किए गए पाप हैं वो डू अवे नहीं कर सकते आगे जाके। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, हंसी खुशी में टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, दे विल रियलाइज आफ्टर 2-3 ईयर्स कि उन्होंने क्या चीज़ खो दिया। ठीक है, डिसिप्लिन स्टडी जैसे हमने बोला कि ईच एंड एवरी, मतलब दिस इज आवर 6-7 साइकिल। तो एवरी ईयर जो भी हमारी एकेडमिक डिलीवरी है, इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। आपको जो भी प्लानर दिया जा रहा है कि इस दिन ये क्लास होगी, इस दिन ये टेस्ट होगा, ईच एंड एवरीथिंग हमारी तरफ से पहले से ही फिक्स्ड है। तो ऐसा नहीं होगा जैसे बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि शुरू के 6 महीने तक तो 5 चैप्टर कंप्लीट हुए और लास्ट के 1 मंथ में 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इस तरह का जो चीज़ें होती है ना, जैसे बोलते हैं कि नॉन डिसिप्लिन में स्टडी हो गया, तो उससे क्या होता है बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरीथिंग इज पहले से प्री डिटरमाइंड, प्री कैलकुलेटेड एंड प्री अरेंज्ड के क्या कैसे क्या चीज़ किया जाएगा। ग्रेडेड मटेरियल, जैसे आई हैव सेड के मटेरियल इज़ ए वेरी वेरी इंटेंसिव वर्क, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड मैन आर्ट्स चाहिए होते हैं। उसको ऐसे ही क्वेश्चन डंप करके नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चों को धीरे धीरे उठाना होता है। अगर आप टफ और इजी क्वेश्चन एक साथ डाल के दे दोगे तो उसके ब्रेन में कभी पैटर्न बन ही नहीं पाएगा, उसको कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा, उसका सारी लर्निंग बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पे यूल गेट दैट। कस्टमाइजेबल स्टडीज़ का मतलब क्या है कि जहाँ पे जैसे एक ऑफलाइन क्लास में तो क्या होगा कि हर तरह का बच्चा एक ही जगह पे बैठा होगा, ब्रेन वाइज भी उनके अलग अलग चल रहे होंगे, मोटिवेशन वाइज भी वो अलग अलग होगा, और तीसरा जो उनके पास अवेलेबल टाइम है वो भी अलग अलग होगा। अब सो मेनी फैक्टर्स पे हर बच्चे की जो स्टडी पाथ है वो डिफरेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो भी उसका ऑप्टिमाइजेशन है, उसके अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड जो नंबर ऑफ आवर्स वो पढ़ सकता है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई बच्चा मान लिया बहुत शार्प है तो उसको बहुत इजी क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं है, उसको सीधा हम मीडियम और टफ से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई बच्चा धीरे 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 सीखता है तो उसको बहुत टफ क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, उसको पहले मीडियम और इजी क्वेश्चन कराए जाएं ताकि उसका एक रैंक तो सिक्योर हो। अच्छी रैंक तो जब ही आएगी, पहले रैंक तो आए। तो इस तरह के कस्टमाइजेशन ऑनलाइन में पॉसिबल है। बच्चे की हिस्ट्री देख के एक एक बच्चे के हिसाब से हम कोर्स कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको ये वाली चीज़ यहाँ से करनी है, ये यहाँ से करनी है। नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन आर अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट इज डायनामिक रिस्पॉन्स। कभी कभी जैसे जेई का सिलेबस चेंज होता है या कभी और भी एग्जाम के पैटर्न में बदलाव होते हैं, वी आर द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट इट इमीडिएटली ताकि बच्चों को उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले। वन स्टॉप सोल्यूशन आई हैव ऑलरेडी सेड के आपको किसी भी तरह के बुक टेस्ट सीरीज वगैरह की कहीं कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो आईआईटी जेई या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड हियर। कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस। ऑथेंटिक गाइडेंस का मतलब क्या है कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको 2-2 3-3 डिकेड का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। इट इज़ नॉट लाइक कि हमने अभी आईआईटी जेई किया है और हमने ज़्यादा बच्चों से इंटरेक्ट नहीं किया है एंड वी आर गिविंग, बिकॉज अगर विदाउट किसी एक्सपीरियंस के
अगर आप ये बोलोगे ये प्रिपरेशन ऐसे करना चाहिए, तो बेसिकली उसमें आपकी अपनी बायसनेस आ जाती है। अगर मान लिया मेरी रैंक 500 के आसपास आए, तो आई विल बी थिंकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली। अगर मेरे को हर तरह के रैंक के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या वो सोचते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसका अगर एक्सपीरियंस नहीं है, तो माई गाइडेंस विल नॉट बी अप टू द मार्क। तो इसलिए यहाँ पे यू विल फाइंड के ऑल द टीचर्स आर हैवीली एक्सपीरियंस्ड और उनको हर तरह के जॉनरा के बच्चों को पढ़ाने का एक्सपोजर है। स्ट्रेस ओवर इफेक्टिविटी रादर देन पॉपुलैरिटी, जैसा मैंने बोला कि अगर हम जो ज़्यादा बड़ा मास है वो बच्चा कौन सा है, जो नॉन सीरियस बच्चा है, ये ठीक है। सेलेक्ट तो एक मतलब 15,000 बच्चा होगा, एनआईटीज़ को मिला के तो मिला लें या ढंग की रैंक मिला लें तो 50,000 बच्चा होगा जो ढंग की सीट्स एनआईटीज़ वगैरह में, आईआईटीज़ वगैरह में सीट लेगा। उसके बाद अगला जो 50,000 बच्चा है वो भी उसने भी सीरियसली तैयारी की होगी, ये ठीक है। बिल्कुल जो लास्ट में 5-6 लाख बच्चा है, ये ठीक है, वो बच्चा ऐसा है कि जो टाइम पास करेगा, हाँ हाँ ही करेगा। तो उनको हम दिमाग में रख के हम उनके हिसाब से क्लास में नहीं पढ़ाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी वजह से उनको इंगेज रखने के लिए जो सीरियस बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसका नुकसान हो जाए। तो आर फोकस इज कि ये आपका जैसा मैंने बोला फॉर्मेटिव ईयर्स है, बहुत क्रूशियल ईयर है कैरियर को लेके। तो आपको यू शुड बी इक्वली सीरियस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी तरफ से फुल एफर्ट मारें, आप उसमें वेस्ट कर रहे हो, तो दैट शुड नॉट हैपन। आर फोकस है कि बच्चे का रिजल्ट आना चाहिए, उसको नॉलेज अच्छी मिलनी चाहिए, ताकि उसका बेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भी अच्छा खासा तैयार हो कि वहाँ पे वो कुछ इनोवेटिव काम कर पाए, वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है। अदर सपोर्ट्स जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे जैसे बिट सेट का एग्जामिनेशन देते हैं, या WBJE का एग्ज़ाम हो गया, ये ठीक है, MSCET का एग्ज़ाम हो गया, तो इनके भी टेस्ट हम यूजली यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी कुछ एक जैसा होता है। जैसे बिट सेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस भी होता है, तो उसके लेक्चर ऑल्सो वी प्रोवाइड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, कि बच्चे को इधर उधर कहीं ना दौड़ना पड़े। और टाइम टू टाइम बताते हैं कि ये वाली चीज़ आपको कब करनी है, कैसे करनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम है काम करने का कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है यही डिसाइड करने में कब कौन सी चीज़ करनी चाहिए, क्या ऑप्टिमम टाइम है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई। लास्ट इज सोशल एंगल, एंड सोशल एंगल का मतलब ये है कि वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने पूरा जेई का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट डाला था उन बच्चों के लिए जो नीडी स्टूडेंट हैं। तो हमारे लिए तो स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच ऑलवेज है। ओके, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में आई विल से कि जैसे ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों का एक्सक्यूज़ ये रहता है कि ऑफलाइन में उनको मोटिवेशन मिलता है बाकी क्लास में बैठने का। देखो जैसा मैंने बोला कि अगर आपको जो 10-12 लाख बच्चे दे रहे हैं उसमें से पहले 1% के अंदर आपको आना है, तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना ही चाहिए। और हंग्री, यू शुड बी हंग्री फॉर नॉलेज। अगर ऐसा है तो मोड ऑफ डिलीवरिंग नॉलेज डज नॉट मैटर। तो ऑफकोर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन में आई विल से कि जो ऑनलाइन है, या तो प्योरली पढ़ाई की बात हो रही है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको फिजिकली मान लिया अगर मेरे को कुछ कुकिंग क्लास दिया जाए तो ठीक है, यूट्यूब का वीडियो देखने के बाद जब तक हम प्रैक्टिकली उसको नहीं बनाएंगे तब तक मेरे को ढंग से समझ में नहीं आएगी। ये तो नॉलेज है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल जैसी चीज़ कुछ करनी नहीं है। क्लास में बैठ के टीचर बोलेगा, यहाँ पे भी टीचर बोल रहा है। और यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि आपको कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, बहुत सारा टाइम एफिशिएंट है। और जैसे मैंने बोला कि कस्टमाइजेशन का इफेक्ट क्या आएगा कि अगर मान लिया हम ऑफलाइन की क्लास में पढ़ रहे हैं तो वहाँ हो सकता है कि हमारा 30 to 40% टाइम वेस्ट हो जाए बिकॉज ऑफ अदर्स के उनके हिसाब से भी टीचर को एक मीडियम लाइन लेके पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पे जो 100% एफर्ट होगा वो मेरी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। प्लस जैसा आपने बोला कि ऑफलाइन में आने जाने में टाइम लीक बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे एटलीस्ट 30% टाइम एक्स्ट्रा अवेलेबल होगा आपके पास चीज़ों को और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ भी तो 1 घंटे का अगर एक्स्ट्रा रेस्ट ही मिलता है तो हमारा ब्रेन विल बी इन मच बेटर शेप टू डील विद इट। ऑफलाइन में बहुत तरह की और भी चीज़ें आती है, जैसे यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, कौन आपको पढ़ाएगा। जिन जैसे यहाँ पे आई विल बी टीचिंग मैथमेटिक्स, ABJ सर हो गए, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे, आलोक सर एंड नीरज सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो उनके लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन सी वेदर आपकी वाइब मैच होती है नहीं होती है। ऑफलाइन इज ए ब्लैक बॉक्स, पता नहीं एक टीचर अच्छा मिलेगा या 2 टीचर अच्छा मिलेगा। बाई चांस 3 टीचर अच्छे मिल भी गए तो हो सकता है कि तुम्हारा बैच नीचे चला जाए, हो सकता है कि टीचर कोई 2 महीने बाद चलाए। इस तरह की सो मैनी, जैसे बोलते हैं कि इनएफिशिएंसी एंड अनसर्टेनिटी, कि काफ़ी कुछ हमारा जो रिजल्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर सारे बॉक्सेस राइट टिक हुए देन ओनली आई विल बी एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू माई ओन जो पोटेंशियल है। यू मस्ट हैव सीन पिछले 3-4 साल में कि बहुत सारे जो नेशनल ब्रांड्स थे उनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए, बहुत सारी जगह पे क्लास में कोर्स ही कंप्लीट नहीं कराया गया। तो अब ऐसा कोई नहीं है कि एक लोकल बंदा है, जो लोकल छोटा सा इंस्टीट्यूट है उसी में फ्लॉ आ सकते हैं। बड़े बड़े नेशनल इंस्टीट्यूट में हर तरह की प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज जब से डिसेंट्रलाइज होना चालू है, अलग अलग जगह पे ब्रांचेस खोलना चालू किया है, तो उससे इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रीप अप हो रही है। प्लस ऑफकोर्स अगर आप घर पे बैठ के तैयारी करते हो तो बिकॉज प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा लोड आता है और बहुत सारी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपने सुना भी होगा, कोटा में, हैदराबाद में, सीकर में होते हुए।
तो अगर बच्चा घर पे है तो एक मॉरल सपोर्ट उसके पास रहता है, और दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज इतना इंटेंस प्रेशर झेलने के लिए यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग, तो आपके पास एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। और जैसा हमने बोला कि टीचर की आपको बेस्ट क्वालिटी घर के अंदर ही मिल रही है विदाउट एनी अनसर्टेनिटी, ऑफ कोर्स इट इज़ मच मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव, मच एफिशिएंट, कस्टमाइजेबल है। और जैसे मैंने बोला कि अनसर्टेनी लोकल ऑफलाइन की बात नहीं, अब तो बड़े बड़े नेशनल ऑफलाइन सेंटर में भी इस तरह की सारी प्रॉब्लम हैं। अनसर्टेनिटी इन फैकल्टी, मैंने बोल दिया, गोइंग टू स्टडी सेंटर के प्लेस पे टाइम लीक होता ही है आने जाने में, प्लस अगर क्लास मान लिया 9 बजे से स्टार्ट होनी है तो ऑफकोर्स आप एक्जैक्टली 9 बजे नहीं घुसोगे, थोड़ा सा पहले घुसोगे, तो क्लास खत्म होने के थोड़ा सा बाद में वहाँ रहोगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा लीक हो जाता है। छोटा छोटा जो टाइम है ये बहुत बड़ा चंक हमारे दिन का चला जाता है। फिर टेंडर एज में डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे लोग जो अपने घर से दूर जाके किसी सेंटर पे पढ़ रहे होते हैं, प्रेशर आता है, देन दे ट्राई टू सी के उसको रिलीव कैसे किया जाए प्रेशर को। तो हर तरह के डिस्ट्रैक्शन है, हर तरह के जैसे बोलते हैं ना कि गलत चीज़ें हैं जिसमें बच्चा पढ़ के अपना करियर वेस्ट कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है, देखो ऑफलाइन में अगर टीचर बैठा है तो ऑफलाइन के बहुत सारे बैचेज में, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑफलाइन ऑल्सो, बहुत सारे बैचेज में जो बच्चा हाईली मोटिवेटेड नहीं है वो कहीं नहीं पढ़ेगा, चाहे घर पे बैठा हो, चाहे वो किसी ऑफलाइन सेंटर में बैठा हो, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर में भी बहुत लास्ट बेंचेस पे यू विल सी के बच्चे ऑनलाइन गेम खेल रहे होंगे, आपस में बात करेंगे, चैटिंग करेंगे, इस तरह का एवरीथिंग इज देयर। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू एंड यू विल बी टेकिंग द राइट स्टेप। अगर आपका कोर्स 10th वाला फिनिश हो गया है देन यू शुड स्टार्ट अर्ली। भले आप जस्ट टू गेट ए टेस्ट ऑफ इट हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, ऐप से फ्री में पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू आर मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड कि मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाना है, अच्छी जगह जाना है, अच्छी ब्रांच के साथ जाना है, देन यू कैन स्टार्ट योर दिस प्रथम स्टार कोर्स ऑल्सो। तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ऑफकोर्स जो हमारे सपोर्ट नंबर है उस पर बात कर सकते हो, और कोई डाउट अगर हमसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।